हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप क्वारंटाइन एंजॉय भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। तो चलो थोड़ी और पढ़ाई कर लेते हैं। मैं सीए राहुल डेमला आपके सामने हूँ। आपकी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। सुजत्या आपके लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाया है, उन लेक्चर्स को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यूटी में करते हैं। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करा था। हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको भी मैंने रेक्टिफाई करके आपको बता दिया। वो एक्चुअली टोटलिंग मिस्टेक थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। होप आपने वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा और जो गलतियां हैं उसे सुधार लिया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हैरिंगटन लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 की बैलेंस शीट नहीं, आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और अमाउंट दे रखे हैं, प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। तो एक बार आप चेक कर लो, क्या इस क्वेश्चन में भी आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है? क्योंकि अगर आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है तो डेफिशिएंसी अकाउंट की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी आपकी किससे? याद करो, बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो आपको रफ में वर्किंग नोट में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर एक बार ये देखना पड़ेगा कि आपके P&L का डेबिट बैलेंस कितना स्टैंड कर रहा है। तो लास्ट में पूरा क्वेश्चन के एंड में अपन एक बार देख लेते हैं। इसने बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। चूंकि इसने मांग लिया डेफिशिएंसी अकाउंट, तो आपको एक बार रफ में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और साइड में वर्किंग नोट की तौर पे बैलेंस शीट भी बनाते जाते हैं। तो इसी बहाने क्या अपना एक काम तो कम हो ही जाएगा। तो मैं यहां पर वर्किंग नोट बना रहा हूं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्लियर है? तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा तो थोड़ी पिक्चर भी बन जाएगी और साथ साथ में बैलेंस शीट भी बन जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। फिर इसने दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। फिर इसने दिया कॉल्स इन अरियर। ओके, तो एक काम करो, 2 लाख इक्विटी पे कॉल इन अरियर इसने दिया है। देखो इसने क्या बोला, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2000 पर कॉल इन अरियर 4 का है, तो अपन तो इसमें 4000 लिखेंगे, 1,98,000। लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में 2 ऐसा आइटम होते हैं जो लेने ही पड़ते हैं, कैश बैंक और कॉल्स इन अरियर, अगर उनकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं होती है। मगर यहां पर उसने पहला क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें उसने कॉल्स इन अरियर की रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। आप लॉजिक समझो, आपको बोला है कॉल इन अरियर है तो 4000 के, पर वो रियलाइज 2 होंगे, तो आपके पास पैसा तो 2 ही आना है ना। तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो उसमें आप सिर्फ 2000 रुपए लिखोगे। इज इट क्लियर? पर यहां पर बैलेंस शीट बनाते समय आप कितने लिखोगे? 4000। तो 2 लाख माइनस 4000 दैट इज 1,96,000। चले आगे करते हैं। डिवेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर है ऑन सिक्योर्ड ऑन होल ऑफ द एसेट्स, 2 लाख रुपए के।
मतलब फर्स्ट डिबेंचर मतलब इनका मॉर्गेज पे पहला अधिकार है सारे एसेट्स पे, जिनका सारे एसेट्स पे अधिकार होता है वो लिस्ट डी में आ जाता है क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज ही हो सकता है। और इसने अच्छी चीज बोली, इंटरेस्ट इज पेड टू द डेट। इसका मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है 31 दिसंबर 2013 उस दिन तक का आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है, तो आपको यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं। फिर इसने बोला क्रेडिटर फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग। अब सर ये क्या है, क्रेडिटर फर्स्ट और क्रेडिटर सेकंड? मतलब आपने लैंड एंड बिल्डिंग को दो जनों के पास गिरवी रख रखा है, एक जने से तो 85,000 85,000 ले रखा है और एक जने से आपने 90,000 रुपए ले रखे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, पहले गिरवी और दूसरे गिरवी, यहां तक कोई लोड? तो सर जब लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो पहले इसको पैसा देंगे, फिर बच गया तो इसको देंगे, सिंपल। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर, $2,70,000। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड। अब भाई लोगों एक बात बताओ, अगर आपने बिल डिस्काउंट करा दिया, क्या वो आपकी लायबिलिटी है? नहीं, वो अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगी। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि मान लो मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया है, अगर जिस डेटर ने, मैंने जिस डेटर पे बिल ड्रॉ किया था, अगर वो डेटर बैंक को पैसा मैच्योरिटी पे नहीं दे पाया तो बैंक मुझसे पैसा मांगेगा और मुझे वो पैसा किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा। तो इट विल बी माय कंटिंजेंट लायबिलिटी, मींस इट विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो वो बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आती है। तो अभी तो वैसे अपन रफ वर्क बना रहे, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, $6,000। अब सर ये क्या होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड? तो आप लॉजिक समझो, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया, मान लो उसमें से 6,000 रुपए का डिविडेंड मांगने वाला बंदा आया ही नहीं मेरे पास, तो फिलहाल मैंने उसको डिविडेंड पे नहीं किया है। अब मैंने उसे जब तक डिविडेंड पे नहीं किया है तो ये मेरी लायबिलिटी बनी रहेगी फॉर द 7 इयर्स। 7 साल तक ये लायबिलिटी में दिखेगा। 7 साल बाद इसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चले आगे। उसके बाद है बिल्स पेबल, 10,000। इनकम टैक्स ड्यू, 25,000। सैलरी एंड वेजेस, 40,000। बैंक ओडी। अब इसके आगे लिखिए हैविंग द सेकंड चार्ज ऑन होल ऑफ द एसेट। मतलब फर्स्ट चार्ज डिबेंचर का था, याद करो तो अपन ने ऊपर पढ़ा था डिबेंचर हैविंग द फर्स्ट चार्ज ऑन होल ऑफ द एसेट्स ऑफ द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और बैंक ओवरड्राफ्ट का सेकंड चार्ज है। इसका मतलब जिसका फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज सारे एसेट्स पे हो वो सब लिस्ट डी में आएंगे। तो इसके लिए मैं एक बार अपने पर्पस के लिए मैं डी लिख रहा हूं याद रखने के लिए, क्योंकि जब अपन स्टेटमेंट बनाएंगे हो सकता है अपन भूल जाए बैंक ओवरड्राफ्ट को अनसिक्योर्ड मान ले, पर वो अनसिक्योर्ड नहीं है, उसके पास फ्लोटिंग चार्जेस सारे एसेट्स का, तो ये लिस्ट डी में आएगा। ये 20,000। फिर इसने दिया कैश 1200। ट्रेड रिसीवेबल 90,000। सर ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है? एक्चुअल में ब्रैकेट में इसकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। ये बोल रहा है इसमें से 60,000 अच्छे हैं, 15,000 डाउटफुल हैं, बाकी के बेड डेड हो गए। तो अपने को क्या मतलब, हमें जब बैलेंस शीट बनानी है
तो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू लेनी है, और जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तब आप क्या लोगे, रियलाइजेबल वैल्यू। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तब आप क्या ले रहे हो, रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको क्या लेनी है, बुक वैल्यू। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, मतलब बिल रिसीवेबल 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग, आप देख लो सब में जो भी एसेट्स है उसमें डबल वैल्यू दे रखी है, अंदर लिख रखा है एस्टिमेटेड टू रियलाइज और बाहर अमाउंट दे रखा है। तो वापस से कह रहा हूं, एस्टिमेटेड टू रियलाइज तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में काम आएगा, और बाहर के जो अमाउंट है वो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने में काम आएंगे। 1,50,000, प्लांट एंड मशीन 1,20,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 12,000, स्टॉक 80,000 और पेटेंट्स 70,000। ये सब आप ध्यान से समझो, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटी दे रखे हैं, ठीक। फिर एक बार नीचे पढ़ लेते हैं क्या कुछ और है। अब ये बोल रहा है 31 दिसंबर 2007 को कंपनी के पास जनरल रिजर्व का बैलेंस था 65,000 का, 2008 में प्रॉफिट हुआ 85,000 का, और उसके बाद 4,67,000 का लॉस हो गया। 2010 में स्पेक्यूलेशन की वजह से 91,000 का लॉस है। प्रेफरेंस का डिविडेंड 2008 और 2009 में चुकाया गया, जबकि इक्विटी पे डिविडेंड 2009 में ही चुकाया गया। एक्साइज ड्यूटी 2008 में पेनल्टी आई थी, और इनकम टैक्स की पेनल्टी 1,60,000 फॉर इवेजन है। तो ये एडिशनल जो एक्साइज ड्यूटी और ये दे रखा है, ये आपको एडिशनल पेनल्टी और वो दे रखा है। एक्साइज ड्यूटी इम्पोज्ड 60,000 in 2008 for evaluation of excise and income tax authority imposed a penalty of 1,60,000 for evasion of tax। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। चलो अपन एक बार इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये एडिशनल पॉइंट में है, और इसको अपन बाद में नोट डाउन करेंगे। लिख लो ये। सर ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये बोल रहा है 2008 की और उसकी पेनल्टीज है ये, मतलब तो अभी लगी होगी, तो एक बार अपन ये मान के चलते हैं कि ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे। चलो एक बार इसकी टोटल करते हैं।
चलो 9,04,000 रुपए आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। आप एक बार टोटल चेक कर लेना क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, स्टेटमेंट बना के शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट ए से, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। अब कौन कौन से एसेट्स गिरवी नहीं है, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी कोई भी एसेट गिरवी नहीं है। वापस से कह रहा हूं, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी है, बाकी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रख रखा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग होगा हमारा लिस्ट बी का पार्ट। बाकी जो बचे हुए जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कैश, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, पेटेंट, और एक और एसेट्स है वो है हमारा कॉल्स इन अरियर। ध्यान रखना कॉल्स इन अरियर है। तो ये जो एसेट्स हैं ये लिस्ट ए में आएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉल्स इन अरियर। अब कॉल इन अरियर है 4,000 का, पर वो रियलाइज 2,000 पे होगा, तो जब पैसा ही 2 आना है तो अपन 4 कैसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा कैश 1,200 रुपए, और फिर ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल में ये बोल रहा है भाई 60,000 के तो गुड है, गुड मतलब 60,000 का तो पैसा आएगा, 15,000 के डाउटफुल है एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000। तो मतलब मुझे पैसा कितना आने वाला है, रियलाइज कितना होगा 5, 60 तो गुड से हो गया, 5 डाउटफुल से हो गया, टोटल 65। और बाकी के रेस्ट आर बैड, बैड मतलब बुरे, तो बाकी के जब बैड हैं तो मुझे सोचना ही नहीं ना भाई, मेरे पास पैसा तो 65 आना है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कितना करूंगा 65। यहाँ पे रिकॉर्ड कितना हो जाएगा 65। चले नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल में बोल रहा है कंसीडर्ड गुड, मतलब सबको अच्छा मान लिया है और पूरे 35,000 आने के आसार हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिस्ट बी में जाएगा। प्लांट एंड मशीन एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 90,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 8,000। स्टॉक एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 80,000, सॉरी 80,000 के हैं, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 25% लेस, मतलब 80,000 का 25% कितना होता है 20,000। तो ये एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस हो गया 20,000 कम, मतलब 60,000। पेटेंट्स एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 45,000। बस और तो कोई एसेट नहीं है, जरा टोटल कर लेते हैं अपन। ₹3,06,200 है। अब बनाते हैं अपन लिस्ट बी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे भाई, कौन सा एसेट है, कितने की लायबिलिटी सिक्योर्ड है, एसेट कितने पे रियलाइज हो रहा है, डेफिशिएंसी है या
सरप्लस है। तो इधर देखो, क्रेडिटर फर्स्ट प्लस सेकंड। सर ये क्या किया, वैसे तो अलग अलग लिखते हो। अरे अलग अलग इस, सॉरी मेरी बात समझो। लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक ही एसेट गिरवी रख रखा है। इधर देखो, आपने लैंड एंड बिल्डिंग को दो जनों को गिरवी रख रखा है। नाम तो दे नहीं रखा है, तो नाम से अपने को लेना देना नहीं है। आपको ये बताना है भाई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने दो जनों को गिरवी दे रखा है। अब लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी सिक्योर्ड है, तो 90 प्लस 85, 1,75,000 की लायबिलिटी सिक्योर्ड है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज कितने पे हो रहा है, 1,65,000 पे हो रहा है। तो इसका मतलब 10,000 की क्या आ गई, डेफिशिएंसी। सरप्लस 0 है, ये डैश हो जाएगा। और ये 3,06,200 अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी। अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी, ये आ जाएगा। यहां तक कोई लोड, चले आगे। चल, ये तो अपना भाई क्या निपट गया, लिस्ट ए और लिस्ट बी। अब मुझे पता है सर अपने को यहां बनाना पड़ेगा ना, ग्रॉस एसेट रियलाइज लिस्ट ए लिस्ट बी। ए से आ रहा है 3,06,200 और बी से आ रहा है 1,65,000, तो ये जाएगा 4,71,200। क्या किसी काम का है? नहीं, पर दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो ये प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब मार्जिन में वही आ जाएगा, ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कोई लायबिलिटी सेटल हुई है? हाँ सर, 1,75 में से 10 की डेफिशिएंसी आ गई, तो 1,65,000। अब इधर आ जाते हैं अपन लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर एंड अदर एसेट्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फिर लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इधर आ जाओ, लिस्ट एफ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जी इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिस्ट वाइज चलो, लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी, चलो अब क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट बना रखी है, ज्यादा माथामुड़ी करनी नहीं, बर्नाट करते करते। देखो सबसे पहले इक्विटी, ये यहां आ जाएगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी बात समझो, इक्विटी है कितने के 2 लाख, लेकिन इसमें कॉल इन अरियर है 4000 का। तो सर आप तो कह रहे हो कॉल इन अरियर का पैसा मंगवा दो। हाँ 4000 का पैसा मंगवाया लेकिन आया 2। तो मेरी बात समझो 1,96,000 पहले आए थे। पहले कितने आए थे 1,96,000। जो 4000 का कॉल इन अरियर है उसमें से मात्र 2000 आए। तो इसका मतलब मेरे पास पैसा कितना आया 1,98,000। तो जब चुकाने की बारी आएगी तो मैं 1,98,000 ही चुकाऊंगा। जितना पैसा है उतना ही तो लौटाऊंगा, ज्यादा कैसे लौटाऊं, याद रखना ये चीज। चलें आगे। उसके बाद दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है भाई 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 3 लाख। उसके बाद कॉल्स इन अरियर हो गया 5% के डिबेंचर, या आप चाहो तो बैलेंस शीट से भी चल सकते हो। सर ये हो गया, ये हो गया। अब 5% के डिबेंचर है तो डिबेंचर भाई साहब यहां आ जाएंगे। कितने के हैं भाई 2 लाख। फिर उसके बाद क्रेडिटर और फ्री होल्ड वाले ये दोनों, ये डिबेंचर हो गए, ये भी हो गया। और भाई साहब ये तो पहले ही निपट गए थे लिस्ट बी में आके। चलें आगे। आगे देखो, आगे ये बोल रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स 2,70,000 के। भाई ट्रेड क्रेडिटर क्या हो जाएंगे अनसिक्योर्ड, तो ये यहां आ जाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स 2,70,000। फिर है बिल डिस्काउंटेड। इसमें दे रखा है बिल डिस्काउंटेड। सर बिल डिस्काउंटेड अपनी लायबिलिटी नहीं होती। अभी तो आपने बताया था कि वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो मैंने आपको बोला था कि वो होती तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कोई शक नहीं है, बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाला किसको पकड़ेगा, मुझे। समझो अगर कोई डेटर है, मैंने उस पे बिल ड्रॉ किया और मान लो वो बिल मैंने ले जाके बैंक को दे दिया और बैंक से पैसे ले लिए। बैंक किसको जानता है, बैंक तो मुझे जानता है, क्योंकि बैंक ने पैसा किसको दिया है, मुझको। अगर मान लो वो डेटर ड्यू डेट पे बैंक को पैसे देने से मना कर देता है, डिसऑनर कर देता है बिल, तो बैंक ज्यादा मातापोड़ी नहीं करेगा, वो सीधा मेरे पास आएगा और मेरे को बोलेगा भाई साहब ये बिल रखो आपका, मुझे तो मेरे पैसे दे दो। बैंक मेरी जेब से पैसा ले लेगा। तो डिसऑनर अगर होता है, देखो इसलिए तो ये कंटिंजेंट है कि हो सकता है वो पैसे दे, हो सकता है वो पैसे न दे। पैसे दे दिए तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो 110% मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर इसने क्या बोला, ध्यान से सुनो, 40,000 के बिल डिस्काउंट कराए थे हमने। कितने के 40,000 रुपए के बिल डिस्काउंट कराए थे। और ये उसमें से बोलना चाह रहा है 15,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसऑनर। 15,000 डिसऑनर हो गए, होने की आशंका है, तो 15,000 मुझे चुकाने पड़ेंगे। अगर मुझे बिल का पैसा चुकाना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या प्रेफरेंशियल ही होगा क्या, नहीं, वो तो अनसिक्योर्ड होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बिल डिसऑनर 15,000। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 का बिल डिसऑनर हो सकता है। चलें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये बोल रहा है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब अनक्लेम्ड डिविडेंड भी यही आ जाएगा। कितने का है 6,000।
नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आपका इसी लिस्ट ई में आ जाएगा। कितना है? 10,000। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ड्यू। भाई इनकम टैक्स किस में आता है? प्रेफरेंशियल लिस्ट सी में। कितना है इनकम टैक्स? 25,000। भाई इनकम टैक्स क्या होता है? याद करो ना, प्रेफरेंशियल, एनी सम ड्यू फॉर एनी टैक्स, सेस, ड्यूटी बिफोर 12 मंथ प्रीसीडिंग, immediately before 12 month preceding the date of liquidation। मतलब लिक्विडेशन से पिछले 12 महीने में अगर कोई भी इनकम टैक्स ड्यू हुआ है तो वो सब। यार है ना, एक ये पॉइंट वापस से देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी इम्पोज्ड इन 2008, मतलब 2008 में पेनल्टी लगी थी। लॉजिक समझो, ये आज नहीं लग रही है कि अपन इसको लाइबिलिटी बनाए। लाइबिलिटी बनाने का मतलब तो हमने क्या किया, अभी पे करना है। पर इसका पॉइंट ये है कि 2008 में पेनल्टी लगी थी और इनकम टैक्स की भी पेनल्टी लगी थी। तो इसका मतलब 2008 में पेनल्टी लगी होगी, हमने चुका दी होगी। तो ये जो हमने यहां लिखा है ये गलत है। मैंने गलती से पॉइंट ये पढ़ लिया कि 2008 की पेनल्टी, पर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है इम्पोज्ड इन 2008, मतलब 2008 में पेनल्टी लगी थी। तो इसका मतलब वो पे हो गई होगी, तो वो लायबिलिटी नहीं है। तो इसमें से 2,20,000 तो ये हो जाएगा आपका 12,42,000। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6,83,800। 6,83,800 ये आ जाएगा। चलो, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सैलरी। अब भाई साहब सैलरी इसने दी है 5 महीने की, तो मुझे ये बताए कि सैलरी और वेजेस पिछले 12 महीने में सिर्फ 4 महीने की प्रेफरेंशियल होगी। तो 4 महीने की तो प्रेफरेंशियल ले लेंगे। कितनी हो जाएगी? 40,000 अगर 5 महीने की, तो 40/5, 8,000 पर मंथ। 8 4 जा 32 और 8,000 अनसिक्योर्ड ले लेंगे। सर ये भी निपट गया। और फिर इसने दिया बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय द सेकंड चार्ज ऑन होल ऑफ द एसेट्स। तो इसका मतलब ये लिस्ट डी में आएगा फ्लोटिंग चार्ज। और ये अपने को दे रखा है 20,000। क्वेश्चन खत्म। चलो अब एक बार करते हैं। ये हो जाएगा 57। अब 57 यहाँ है तो 57 यहाँ पर भी आएगा।
हाथों हाथ करते चलते हैं। 200 ये आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी। ये हो जाएगा अपना 2,20,000। ये हो जाएगा 29,200। ये आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई, सॉरी ये डी होगा। इसके बाद माइनस करो तो ये हो जाएगा अमाउंट शॉर्ट। $2,73,000। ये हो जाएगा 5,79,800। अमाउंट शॉर्ट और ये आ जाएगा आपका लिस्ट एच डेफिशिएंसी 7,77,800। चलो अब अपन क्या करते हैं, डेफिशिएंसी का अकाउंट बनाते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट याद है कैसे बनता है? सबसे पहले अपना टारगेट है ये 6,83,800 आना चाहिए। फिर उसके बाद एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बढ़ रही है तो प्लस, डेफिशिएंसी घट रही है तो माइनस। चलो मैं सीधा ही लिख रहा हूं 31/12/07 जनरल रिजर्व। अच्छा डेफिशिएंसी अकाउंट बन रहा है, दिमाग लगाओ ना, मैं लॉस साइड से चल रहा हूं। डेफिशिएंसी इज अ लॉस, तो ये रिजर्व है तो इसको नेगेटिव ले रहा हूं मैं 65,000। अब ये बोल रहा है न्यू लिख रहा हूं मैं 2007। 2008 में ये बोल रहा है मैंने 85,000 रुपए कमाए थे प्रॉफिट। 85,000 कमाए थे, मगर आप नीचे पढ़ोगे तो ये बोलता है प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी दिया था। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा डिविडेंड देने के बाद। या एक काम करता है अपन तो प्रॉफिट लिख देते हैं, फिर नीचे डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो 85 का प्रॉफिट है तो ये भी माइनस हो जाएगा। लॉजिक समझो, 85 का प्रॉफिट है, नुकसान हो गया, ये लॉस साइड चल रही है इसलिए प्रॉफिट माइनस होगा, लॉस पॉजिटिव रहेगा। Thereafter 2009 to 2013 अब मुझे लॉस हो गया 4,67,000 का, तो ये पॉजिटिव दिखेगा। 4,67,000 का जो लॉस हुआ है ये पॉजिटिव दिखेगा। क्लियर है? 2010 में, अच्छा ये कौन सा लॉस है? ट्रेडिंग लॉस। 2010 में मुझे स्पेक्यूलेशन लॉस हुआ 91,000 का। फिर मैंने डिविडेंड दिया 2008 2009 डिविडेंड।
2008 और 2009 में प्रेफरेंस का दिया और 2009 में डिविडेंड इक्विटी का भी दिया। तो मेरी बात समझो, डिविडेंड दोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो 2008 में प्रेफरेंस को दिया, अच्छा प्रेफरेंस कितने के 3 लाख का 6% 18,000, और इक्विटी को तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 18,000 आएगा। और 2009 में प्रेफरेंस को भी दिया, समझो, और 10% इक्विटी को भी दिया, तो इक्विटी को डिविडेंड किस पे दिया होगा, पेड अप कैपिटल पे 1,96,000 पे, तो 19,600, तो 18 और 19 37,600। क्लियर है? फिर 2008 में पेनल्टी लगी थी, एक्साइज ड्यूटी पेनल्टी, ये भी तो लॉस है अपना, पेनल्टी लगी, इनकम टैक्स पेनल्टी, तो ये लॉस यहां आ जाएगा। ये थी 60,000 की और ये है 1,60,200 की। खत्म। चलो अब एक बार इसको टोटल करते हैं, 6 और 2 8, 7 8 8 16 16 और ये 23 23 में से 10 गए 13 7 16 17 18 19 20 20 और 12 20 और 18 2 6,83,800। अरे ये देखो, ये जो 6,83,800 है वो ये आ गई। इसका मतलब आपको प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो ये 5 लाख आती तो मैं मानता कुछ की और लॉस है, पर आपको ध्यान से देखो तो इसमें ट्रेडिंग लॉस भी दे दिया, 2008-9 से सारे दूसरे सब दे दिया, इसलिए ये वाला आइटम मैच हो गया। क्लियर है? पिछले क्वेश्चंस में नहीं हुआ था तो अपन ने ट्रेड लॉस मान के प्लस माइनस कर दिया था, पर इस क्वेश्चन में मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए प्लस पॉइंट है कि हाँ हमने जितना भी क्वेश्चन किया है वो सही किया। चले आगे आगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगा आइटम्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और नीचे लेस करूंगा आइटम्स डिक्रीजिंग एफिशिएंसी। आइटम इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी और आइटम डिक्रीजिंग डेफिशिएंसी। तो एक बार शुरू करते हैं, एसेट साइड से लेते हैं अपन, देखते हैं। चलो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 90,000 के दे रखे और पैसा कितना आ रहा है, 90 की जगह 65, तो नुकसान हो गया। डेटर्स 90 के हैं, पैसा आ रहा है 65,000, तो कितने का नुकसान हुआ, 25। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 35 के हैं और सब रियलाइजेबल गुड है, तो इसमें कोई लॉस नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 की है और इसका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1,65,000 है। इसका मतलब 15,000 का फायदा हो रहा है, तो इट विल रिड्यूस अवर डेफिशिएंसी। तो 1,65,000 माइनस 1,50,000, 15,000 का फायदा हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीन 1,20,000 है और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 90 है, तो 1,20,000 माइनस 90 कितना हो रहा है, 30,000 कम हो रहा है, तो नुकसान।
चले आगे। फिक्सर्स 12,000 के और वो 8 पे रियलाइज हो रहे हैं, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 12 के हैं, 8 पे रियलाइज हो रहे हैं, तो 4 का लॉस। स्टॉक 25% कम, तो 80 का है, 60 पे रियलाइज हो रहा है, 20 का लॉस। और पेटेंट 70 के हैं, 45 पे रियलाइज हो रहे हैं, तो 25 का लॉस। क्या इसके अलावा कोई लॉस है ऐसा? एक और है, आप ध्यान रखो। तो एक और लॉस कौन सा है, याद करो। एक लॉस ये है कि आपको वो दे रखा था बिल डिस्काउंटेड, 40 के हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर 15 मुझे चुकाने पड़ेंगे, तो मेरी कंटिजेंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो मेरा लॉस बढ़ गया। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, तो 15,000 से ये लायबिलिटी का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। जरा टोटल मारो, 25, 55, 60, 75, 1 लाख, 1,10,000, 1,14,000। है। तो 6,83,000 प्लस 1,19,000 माइनस 15 करो तो कितना हो रहा है? तो 1 लाख। $8,17,000, ये माइनस है 15,000। $7,87,800। ये 10,000 का फर्क आ रहा है, तो एक बार टोटल चेक कर लेते अपन। ये 2,000 प्लस 1,200 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 90 प्लस 8 प्लस 60 प्लस 45, ये आ गया 3,06,000। फिर ये है माइनस 25, 249 माइनस 2,20, 29 माइनस 7,77,800। इसकी टोटल होता है 25, 20, 20, 25,
ओके, अपनी गलती कहाँ है ये देखो, जो गलती अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में करी थी वही गलती रिपीट करी। ये डेफिशिएंसी जो 10,000 की थी, ये 10,000 की डेफिशिएंसी अपन अनसिक्योर्ड में लिखना भूल गए, तो एक बार आप यहाँ पर डेफिशिएंसी लिख दो। जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं, डेफिशिएंसी फ्रॉम लिस्ट बी 10,000, तो ये 10,000 से बढ़ के 3,19,000 हो जाएगी और ये अपना नुकसान 2,89,000 हो जाएगा, अमाउंट शॉर्ट। ये गलती मेरे से दूसरी बार हुई है, तो याद रखना, अगर मैं इतने क्वेश्चंस के बाद भी गलती कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। तो अब अपन क्या ध्यान रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर लिस्ट बी में डेफिशिएंसी आएगी, सबसे पहला काम लिस्ट बी की डेफिशिएंसी को फटाफट अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लिस्ट ई में। तो जैसे ही लिस्ट बी में डेफिशिएंसी आएगी, हाथों हाथ अपन लिस्ट ई में लिख देंगे डेफिशिएंसी ट्रांसफर फ्रॉम लिस्ट बी। वापस से कह रहा हूं, ये गलती होती है, ठीक ध्यान से। 10,000 की ये गलती आई थी, जिसकी वजह से ये 10,000 से ये बढ़ जाएगा और 10,000 से ये बढ़ जाएगा। तो आप चेक कर लो, 7,87,000 और 7,87,800। होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। 2 मिनट दे रहा हूँ, वापस से और रिव्यू कर लो। हमने ये 10,000 की डेफिशिएंसी यहाँ नहीं लिखी थी, इसलिए 10,000 का फर्क आ रहा था। तो एक ये तरीका भी है कि क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का, कि जब अपन मान लो कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ यार, हमने जो किया वो अगर मैच हो रहा है तो सही है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और वो ढूंढनी पड़ेगी। क्लियर है? आराम से 2 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट ले लो, कॉपी कर लो, समझ लो, उसके बाद कोई भी डाउट होगा अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। कॉपी एकदम। चलो फ्रेंड्स, होपफुली कॉपी कर लिया होगा, और जिसने कॉपी नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इस टॉपिक का शायद ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है,
मेरे हिसाब से इसके बाद के जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं करे हैं, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये तो मैं चेक करा रहा हूँ, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इतने वो नहीं लगे होंगे, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 2-5 मिनट में होंगे। अच्छा, इस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब 100 में से 5% चांस रहता है आने के, बट इसका मतलब ये नहीं अपन छोड़ दें। ध्यान से समझ लेना टॉपिक। अगर मान लो इसके बाद भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट आता है तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी। मेरे को आप डाउट का फोटो खींच के या कैसे भी करके आप व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही मुझे कभी भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू टुमारो।